हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल अपीयरेंसेस एंड इंटरनल अपीयरेंसेस ऑफ डेथ इंजरी। डेथ इंजरी में इंटरनल अपीयरेंसेस क्या होते हैं एंड एक्सटर्नल अपीयरेंसेस क्या होते हैं, और ये डेथ के बाद की बात कर रहे हैं हम कि थर्मल इंजरी से अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है, थर्मल इंजरी में अगर किसी की डेथ हुई है तो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस कैसे दिखेंगे एंड इंटरनल अपीयरेंसेस क्या होंगे इन केस ऑफ बर्न इंजरी या फिर थर्मल इंजरी। दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, थर्मल इंजरी या तो फिर कोई भी ऐसी इंजरी जिसकी जो हीट की वजह से क्रिएट हुई है, उसके उसके जो डेथ क्रिएट हुई है उसका एक्सटर्नल अपीयरेंसेस एंड इंटरनल अपीयरेंसेस हम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फेटल पीरियड क्या हो सकता है एंड कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से थर्मल केसेस में, बर्न के केसेस में डेथ होती है। तो आज की इस वीडियो में एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पहले देखते हैं, फिर इंटरनल अपीयरेंस देखेंगे। तो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस में क्या होता है, क्लोथ शुड बी रिमूव्ड विथ केयर फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो आपको क्लोथ्स रिमूव करने रहते हैं बिकॉज ऑफ आपको फ्यूचर में एग्जामिनेशन करना है, उसके बेटर एग्जामिनेशन के लिए, इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ कैरोसिन। और जो भी आप क्लोथ्स रिमूव कर रहे हैं उन्हें सिक्योर करके रखना है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैरोसिन, पेट्रोल और सम अदर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो जब भी कोई थर्मल केसेस होते हैं या कोई भी ऐसे बर्न के केसेस होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि उस बर्न को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि कैरोसिन यूज़ किया हुआ है अगर, या पेट्रोल यूज़ किया हुआ है, या सिमिलर कोई सब्सटेंस जो कि बर्न या फिर जो भी आग लगाने के लिए यूज़ किया गया मटेरियल है, वो मटेरियल के ट्रेसेस हमें उन क्लोथ्स में मिल सके। इस वजह से जो भी क्लोथ मटेरियल है आपको वो रिमूव करना है बहुत ही अच्छे से एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, कि ऐसा नहीं कि बस उसका यूज़ नहीं है, बस हटा दिया, बाकी हम पेशेंट पे फोकस कर रहे हैं। नहीं, हम फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, फ्यूचर में एग्जामिनेशन के लिए, कैरोसिन के एग्जामिनेशन के लिए, पेट्रोल के एग्जामिनेशन के लिए, या फिर सिमिलर सब्सटेंसेस जो कि यूज़ किए जाते हैं टू प्रमोट दी हीट या फिर टू प्रमोट दी फायर। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो फायर प्रमोट करते हैं या फिर कॉज करते हैं या क्रिएट करते हैं फायर, इनके एग्जामिनेशन के लिए आपको क्लोथ्स को अच्छे से सिक्योर करके रखना है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्न पैटर्न गिव द आइडिया अबाउट द मेंबर हाउ इट वाज इग्नाइटेड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनेगा फायर का या बर्न इंजरी का, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होगा वो आपको एक आइडिया देगा ये बताने के लिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कि हाउ इट वाज इग्नाइटेड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बर्न पैटर्न का वो आपको एक आइडिया देगा कि ये शुरू कैसे हुआ था, कि कैसे इसका इग्निशन शुरू हुआ था, कैसे जलना शुरू हुआ था, और बर्न इंजरी का पैटर्न कैसे बना। तो आपको बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देख के ये पता लग जाएगा कि इग्निशन पैटर्न क्या था, कि बर्न इंजरी या फायर कैसे शुरू हुई थी, और पॉस्चर ऑफ द विक्टिम एंड पाथ टेकन बाय द फ्लेम। तो आपको जो पर्सन है उसका पॉस्चर भी पता चलेगा कि पॉस्चर क्या रहा है, और पाथ टेकन बाय द फ्लेम, और फ्लेम ने कौन सा पाथ लिया था इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेबल मटेरियल। तो इन्फ्लामेबल मटेरियल का प्रेजेंस हम यहाँ पे मान के ही चल रहे हैं कि इन्फ्लामेबल मटेरियल लाइक केरोसिन, पेट्रोल, इनके प्रेजेंस में फ्लेम ने कैसा पाथ लिया, और विक्टिम का पॉस्चर देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन रही होगी उस टाइम। और बर्न इंजरी का जो पैटर्न है वो आपको देख के ये पता चलेगा कि इग्निशन पैटर्न क्या रहा था। इग्निशन मींस बर्न, जो फायर इग्नाइट हुई होगी उसका पैटर्न क्या रहा होगा। तो ये दो चीज़ें आपको देख के पता चलेगी कि फ्लेम का पाथ क्या था, बॉडी पॉस्चर देख के आपको पता चलेगा, और जो बर्न इंजरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो देख के आपको इग्निशन का पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी। द बर्न एरिया विल बी फाउंड रेडेंड एंड ब्लिस्टर्ड। ऑफकोर्स जो बर्नड एरिया रहेगा वो एरिया जो ऑलरेडी जल चुके हैं वो रेडेंड रहेंगे, रेड रहेंगे। ब्लिस्टर्ड मीन्स छोटे छोटे फफोले हो गए होंगे, या तो फिर वो पूरी तरीके से जल गया होगा। ब्लिस्टर्स कॉजेज ड्यू टू इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू हीट। अब ये ब्लिस्टर्स क्यों क्रिएट होते हैं, क्योंकि जो परमिएबिलिटी होती है ब्लड की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाती है। ब्लड वेसल्स की जो परमिएबिलिटी होती है वो हीट की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाती है, इस वजह से ब्लिस्टर का क्रिएशन हो जाता है। दे कंटेन सीरस फ्लूइड ऑफ अ जेली लाइक कंसिस्टेंसी। कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट में हम सब ने एनकाउंटर करा होगा बर्न इंजरी, या कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन रहा होगा जिसमें किचन में काम करते वक्त हाथ जल गया, या कोई भी आप चीज़ कर रहे हैं, पटाखे चलाते वक्त हाथ जल
गया, तो तब ये बर्न इंजरी सबने देखी होगी। और जब बर्न इंजरी होती है, जब फफोले हो जाते हैं, तो उसमें एक सीरस फ्लूइड सब्सटेंस दिखाई देता है जो कि जेली लाइक कंसिस्टेंसी का होता है। वो जब फफोले हो जाते हैं तो उसके अंदर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि जलने के बाद फिर फफोले हो जाते हैं और फिर पानी भर जाता है, तो पानी वानी कुछ नहीं होता, उसमें एक सीरस फ्लूइड रहता है जो कि जेली लाइक कंसिस्टेंसी में रहता है, जिसमें एल्ब्यूमिन रिच होता है। एल्ब्यूमिन की जो अमाउंट एल्ब्यूमिन का ज़्यादा होता है और क्लोराइड्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। ये जो परमिएबल हुई है हमारी ब्लड वेसल्स हीट की वजह से, उनकी वजह से ही क्रिएट होता है। तो जो ब्लड वेसल परमिएबल हो गई तो वहाँ पे ब्लिस्टर का क्रिएशन हो जाएगा और वो जो स्पेस बच गया उसमें सीरस फ्लूइड भर जाएगा जो जिसका कंसिस्टेंसी जेली लाइक होता है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो एल्ब्यूमिन एंड क्लोराइड्स रिच होता है। वो जो भी फ्लूइड होता है, जो सीरस फ्लूइड होता है, वो रिच होता है एल्ब्यूमिन में एंड क्लोराइड्स में। द एरिया विथ लूज्ड क्लोथ्स अफेक्ट ग्रेटली। तो वो एरिया, जिस एरिया के जो क्लोथ्स हैं वो लूज्ड हैं, अगर टाइटली किसी पर्सन ने बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो बर्न इंजरी लेस अफेक्टेड होगी एज कम्पेयर टू दी लूज्ड क्लोथ्स। तो कोई ऐसा बॉडी का एरिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ड्रेस पहना है जिसके जो शोल्डर वाला एरिया वो बहुत लूज़ है बट बाकी और जो क्लोथ है वो टाइट है, तो जो शोल्डर वाला एरिया होगा वहाँ वो ग्रेटली अफेक्टेड होगा बर्न इंजरी की वजह से एज़ कम्पेयर टू द अदर टाइट क्लोथ्स वाले एरिया से। माइक्रोस्कोपिकली बर्न स्किन शोज पोटेंशियल हेमोरेज इन डीपर लेयर्स। तो माइक्रोस्कोपली अगर देखेंगे, अब डीपर लेयर्स की बात करें तो माइक्रोस्कोप तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं, तो बर्न जो इंजरी है, जो बर्न स्किन है, वो पोटेंशियल हेमोरेज शो करती है। तो ये कैसे होता है, हेमोरेज होता है तो उसमें पैचेस बन जाते हैं। पैचेस बने हुए को हम, पैचेस अगर बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल हेमोरेज, और ये डीपर लेयर्स में देखने को मिलती है स्किन की। बर्न इंजरी तो हो गई स्किन में, इसके अलावा जो डीपर लेयर होती है स्किन की, वहाँ पे आपको पोटेंशियल हेमोरेजेस देखने को मिलेंगे। इपिथेलियल सेल्स आर एलोंगेटेड, फ्लैटेंड एंड वैक्यूलेशन ऑफ इपिथेलियल एंड डर्मल लेयर्स। तो जो इपिथेलियल सेल्स है वो एलोंगेटेड आपको देखने को मिलेगी, फ्लैटेंड देखने को मिलेगी। इन नॉर्मल कंडीशन इपिथेलियल लेयर इतनी एलोंगेटेड या फ्लैटेंड नहीं होती, बट ड्यू टू थर्मल इंजरीज एंड ड्यू टू हीट वो एलोंगेटेड नेचर की हो जाती है, फ्लैटेंड हो जाती हैं, एंड वैक्यूलेशन देखने को मिलता है आपकी इपिडर्मल एंड डर्मल लेयर्स में। तो इपिडर्मल एंड डर्मल दोनों लेयर्स में आपको जो आपके जो लेयर्स हैं उनमें वैक्यूलेशन देखने को मिलेगा, वैक्यूल्स के फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू हीट। और ये सारा कुछ आफ्टर डेथ की बात कर रहे हैं हम। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो रहेगा, वैक्यूल्स अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इंटरनल अपीयरेंस अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट ये एक्सटर्नल अपीयरेंस की हम बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डर्मल एपिडर्मल लेयर आपको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक के लिए देखना पड़ेगा, बट स्टिल ये एक्सटर्नल अपीयरेंसेस ही है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, द बॉडी परसिस्ट सो कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ डिफेंस। हीट इंजरी की वजह से, हीट की वजह से जो एक एटीट्यूड अक्वायर कर लेता है बॉडी, जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड ऑफ डिफेंस, हम आगे डायग्राम में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको याद रखना है, जैसे हम बोलते हैं बॉक्सिंग एटीट्यूड या पिचलिस्टिक एटीट्यूड या फिर फेंसिंग पॉस्चर। ये पॉस्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है ना, तो इसमें ये शॉर्ट नोट्स में आ जाता है कि डिफाइन पिगलिस्टिक एटीट्यूड या डिफाइन बॉक्सिंग एटीट्यूड। हीट वाले जो सेक्शन में होता है, जो हीट इंजरी की बात होती है, उसमें ये आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हीट इंजरी के डेथ के केसेस में आपको ये एटीट्यूड ऑफ डिफेंस का सिचुएशन देखने को मिलता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बॉक्सिंग एटीट्यूड, प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड, फेंसिंग या फिर फेंसिंग पॉस्चर। और ये पॉस्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये पर्सन को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि डिफेंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस बॉक्सिंग, जो बॉक्सर्स होते हैं वो ऐसा पॉस्चर लेके रखते हैं, इस वजह से हम इसे बॉक्सिंग एटीट्यूड कहते हैं या डिफेंस एटीट्यूड कहते हैं। डिफेंस एटीट्यूड के साथ साथ इसे प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड कहते हैं। ये थोड़ा अलग सा नाम है तो इसे याद रखेंगे। प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड भी कहते हैं या फेंसिंग पॉस्चर कहते हैं। ये हीट की वजह से ऐसा होता है। ये भी आप देख सकते हैं, हीट की वजह से ऐसे पॉस्चर बन जाते हैं। ये इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला जो आपको पॉस्चर दिख रहा है, या फिर ये तो बिल्कुल हीट की वजह से ही पॉस्चर बना हुआ है। तो हीट की वजह से जो ये पॉस्चर बन रहा है, इसे हम कहते हैं प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड। ये हीट की वजह से होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। द पोस्टमॉर्टम बॉक्सर लाइक पॉस्चर ऑफ फ्लेक्स्ड एल्बोज एंड नीज। तो एल्बोज एंड नीज बिल्कुल फ्लेक्स्ड थी, हमने अभी देखा
डायग्राम में, तो ये पोस्टमार्टम होता है। इट मीन्स ये डेथ के बाद की बात है, एंटीमार्टम हम नहीं बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ ये जो प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड है वो बॉडी अक्वायर करती है। तो इसमें क्या ये बॉक्सर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो एल्बोज एंड नीज है वो फ्लेक्स्ड हो जाते हैं और जो फिस्ट है वो क्लेंज्ड हो जाती हैं। हमने देखा था फिस्ट को, ये क्लेंज्ड हो चुकी है, यहाँ पे बिल्कुल क्लेंज्ड मतलब मुट्ठी बनी हुई है। क्लेंज्ड फीट आपको फिस्ट्स देखने को मिलेंगे, फीट कह रही हूँ मैं, आपको जो फिस्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लेंज्ड देखने को मिलेंगे, मुट्ठी बंद आपको दिखेगी। जो एल्बोज है, नीज है, वो फ्लेक्स्ड हो जाएंगी। आपके उनमें जो भी बॉडी है, जो डेड बॉडी है, उसकी जो फिस्ट्स हैं वो क्लेंज्ड हो जाएंगे। इट मीन्स मुट्ठी बन जाएगी। एंड कॉजेज बाय द श्रिंकेज ऑफ बॉडी टिश्यूज़। अब ये क्यों कॉज होता है? इट कॉजेज बाई द श्रिंकेज ऑफ बॉडी टिश्यूज़। तो बॉडी टिश्यूज़ जब श्रिंक हो जाती है तो इस वजह से ये जो बॉडी पॉस्चर है वो अक्वायर होता है। जब बॉडी टिश्यूज़ एंड जो मसल्स हैं उनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है हीट की वजह से। अब हीट जब हीट पड़ेगी तो जो भी मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये जो हीट की वजह से बॉडी में मसल्स एंड टिश्यूज़ में जो डिहाइड्रेशन होता है, अब जब डिहाइड्रेशन होगा तो जो मसल्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं वो श्रिंक हो जाएंगी, और इन्हीं की श्रिंक होने की वजह से एल्बोज और नीज है वो फ्लेक्स्ड हो जाती हैं, जो फिस्ट्स हैं वो क्लेंच्ड हो जाते हैं, और ये बॉक्सर लाइक पॉस्चर का क्रिएशन होता है आफ्टर डेथ। तो इसी वजह से होता है, हीट की वजह से डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है मसल्स एंड बॉडी में, जिसकी वजह से श्रिंकेज का प्रोसेस होता है। तो प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड कैन बी मिस्टेकन फॉर अ प्री डेथ अटेम्प्ट। तो इसको आप मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं प्री डेथ अटेम्प्ट के लिए। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड है या जो बॉक्सर लाइक एटीट्यूड है ये प्री डेथ अटेम्प्ट भी है अपने आप को किसी अटैकर से बचाने के लिए, पर ऐसा नहीं होता। ये हीट की वजह से होता है। हीट की वजह से जब प्रोटीन, हमारे बॉडी की प्रोटीन कोएगुलेट्स हो जाते हैं और उनमें श्रिंकेज हो जाती है, तो इस वजह से ऐसा एटीट्यूड आगे बन के आता है। This condition is due to coagulation of proteins other than those affected by rigor तो यहाँ पे अभी हमने बात करी थी प्रोटीन कोएगुलेशन की, है ना। प्रोटीन कोएगुलेशन हमने बात करी थी, जब हीट पड़ेगी बॉडी की प्रोटीन में, तो हीट के कारण जो बॉडी की प्रोटीन्स है वो कोएगुलेट हो जाएंगी, और वो प्रोटीन्स जो कि राइगोमोटिस से अफेक्ट नहीं हो रही हैं। It differs from rigor mortis in that it is permanent and does not pass off। तो कई बार इसको राइगर मोर्टिस से भी मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है। मिस्टेक कई बार ये हो जाती है कि प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड को राइगर मोर्टिस के साथ मिस्टेकनली उसको मान लिया जाता है कि जो बॉक्सर लाइक एटीट्यूड, जो प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड है वो राइगर मोर्टिस है, पर राइगर मोर्टिस नहीं होता। ये हीट की वजह से जब बॉडी के प्रोटीन कोएगुलेट्स हो जाते हैं तब ये पॉस्चर क्रिएट हो जाता है। और सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस ये है राइगर मोर्टिस एंड प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड में कि प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड पास नहीं होता है। राइगर मोर्टिस एक टाइम एरिया के बाद वो वापस से पास हो जाता है, बट प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड हमेशा वैसा का वैसा सेट ही रहता है। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एक ही मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि राइगर मोर्टिस पास हो जाता है एंड प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड पास नहीं होता। एक सर्टेन टाइम के बाद प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड पास नहीं होता, बट राइगर मोर्टिस फॉर एग्जांपल 10 आवर्स के बाद या 12 आवर्स के बाद या 8 आवर्स के बाद वो पास हो जाता है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन पे, बट जो प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड है वो पास नहीं होता। अब इंटरनल अपीयरेंसेस क्या होते हैं हीट के कंडीशन में, थर्मल इंजरीज के डेथ की वजह से इंटरनल अपीयरेंसेस देखते हैं। दीज विल डिपेंड अपॉन वेदर द डेथ हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम शॉक, एक्सफिक्सिया और पर्सन सर्वाइव्ड द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ द बर्निंग एंड डाइड आफ्टर। तो हमने टाइप्स कॉजेस ऑफ डेथ देखा था, कॉजेस ऑफ डेथ्स ड्यू टू थर्मल इंजरी। जब हम ये वाला टॉपिक पढ़े थे, जस्ट प्रीवियस वीडियो थी, तो हमने उसमें देखा था कि जो डेथ है वो शॉक की वजह से भी हो सकती है, एक्सफिक्सिया की वजह से भी हो सकती है। इनिशियली वो पर्सन सर्वाइव कर सकता है उन थर्मल इंजरीज़ को, बट बाद में किसी भी और इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी अदर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो पर्सन की डेथ हो जाती है। तो फेटल पीरियड में भी हमने इसकी बात करी थी, और कॉजेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेज में भी हमने इन चीज़ों को पढ़ा था। तो जो इंटरनल अपीयरेंस है वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन की डेथ शॉक की वजह से हो रही है, उस पर्सन की डेथ एक्सफिक्सिया की वजह से हो रही है, या फिर उस पर्सन की डेथ जो है अदर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो रही है। तो ये डिपेंड करेगा, इंटरनल अपीयरेंसेस हमेशा डिपेंड करते हैं।
तो इसके अलावा और अलग इंटरनल अपीयरेंसेस क्या होते हैं, अगर हम इनहेल्ड स्मोक की बात करें, अगर उस पर्सन की डेथ एक्सफिक्सिया की वजह से हुई है, उसने स्मोक बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया है, इनहेल्ड स्मोक इज सीन एज ब्लैक पार्टिकल्स ऑफ शूट। तो इनहेल्ड स्मोक हमेशा हमारे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें आपको ब्लैक पार्टिकल्स की तरीके से मिलेंगे, ब्लैक पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल ब्लैक पार्टिकल्स ऑफ शूट आपको मिलेगा। जो शूट है, जो स्मोक की वजह से शूट का क्रिएशन हुआ होगा और उस पर्सन ने उसे इनहेल किया, तो उसके रेस्पिरेटरी पाथ में, उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आपको ब्लैक पार्टिकल्स शूट के मिलेंगे, मिक्स्ड विथ म्यूकस कवरिंग कंजस्टेड लाइनिंग ऑफ एयर पैसेज। तो किसके साथ मिक्स रहेंगे, म्यूकस के साथ मिक्स रहेंगे। तो ये जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं वो म्यूकस के साथ आपको मिक्स मिलेंगे एंड इट कवर्स एंड कंजस्ट द लाइनिंग ऑफ एयर पैसेज। तो ये म्यूकस और ये जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं ये मिल के क्या करते हैं, कंजेस्ट कर देते हैं हमारी एयर पैसेज की लाइनिंग को। तो एयर पैसेज लाइनिंग में आपको जो इनहेल किया हुआ है स्मोक, उसके ब्लैक पार्टिकल्स मिलेंगे, म्यूकस के साथ मिक्स होकर मिलेंगे। और ये जो एक आपको ब्लैक पार्टिकल्स एंड म्यूकस वाला जो आपके पास मटेरियल है वो किसको कंजेस्ट करता है, वो एयर पैसेज को, एयर लाइनिंग को कंजेस्ट करता है। तो ये इंटरनल अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। शूट में बी स्वॉलोड एंड मे बी रिकवर्ड फ्रॉम एसोफेगस इन स्टमक। अगर उस शूट को उस पर्सन ने स्वॉलो कर लिया है, उस पर्सन ने गिटक लिया है, तो ये कहाँ से रिकवर होंगे, आपके एसोफेगस में, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, या फिर स्टमक में भी आपको मिल सकते हैं। तो स्वॉलो करने के बाद, स्वॉलो करने का पाथ क्या होता है, आप कोई भी चीज़, अगर आप फूड भी स्वॉलो करते हैं तो वो इसोफेगस से पास होकर आपके स्टमक में जाती है। तो अगर आप ये जो शूट भी स्वॉलो करते हैं तो ये आपके इसोफेगस में रिकवर होगी या तो फिर स्टमक में रिकवर होगी, क्योंकि पाथ तो वही सेम है। तो उस पाथ में ही आपको इसके जो भी ट्रेस अमाउंट ऑफ रिकवरी का जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वो ट्रेस अमाउंट में एसोफेगस और स्टमक में मिलेगा। द म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकी मे बी नेक्रोज्ड। तो जो म्यूकोसा है कहाँ का, ट्रैकिया का एंड ब्रोंकी का। तो हमारे जो इंटरनल बॉडी और हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है उसमें हमेशा आपको उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कह के एड्रेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, बट जो इंटरनल अपर मेम्ब्रेन होती है उसे हम जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकोसा होती है ट्रैकिया की एंड ब्रोंकी की, तो ब्रोंकी एंड ट्रैकिया की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो नेक्रोस्ड रहेगी। मींस वहाँ नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ होती है, तो वहाँ म्यूकोसा की जो सेल्स हैं उनकी डेथ आपको देखने को मिलेगी अगर गैसेस बहुत ज़्यादा हॉट थी। जो भी इनहेल्ड गैसेस थी अगर वो बहुत ज़्यादा हॉट थी, गर्म थी, तो ट्रैकिया एंड ब्रोंकी की म्यूकोसा में नेक्रोसिस और नेक्रोस्ड आपको टिश्यूज़ एंड सेल्स वहाँ की देखने को मिलेंगी। ये इंटरनल अपीयरेंसेस की बात कर रहे हैं हम। माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो माइक्रोस्कोपिकली एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग जो है ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज, जब हम माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं तो एपिथेलियल सेल, कहाँ की एपिथेलियल सेल देख रहे हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जो रेस्पिरेटरी पैसेज की जो लाइनिंग होती है वहाँ की एपिथेलियल सेल्स, दे अपीयर्स एलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड। ये हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़ी है, आई थिंक प्रीवियस स्लाइड में या उसके पहले वाली स्लाइड में ही पढ़ी है। एक्सटर्नल अपीयरेंस की भी, जो अगर माइक्रोस्कोपिकली आप टिश्यूज़ को देखेंगे या फिर सेल्स को देखेंगे एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी, तो हीट की वजह से जो एपिथेलियल सेल्स है वो इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड हो जाती है। इंटरनली भी अगर आप देखेंगे रेस्पिरेटरी पैसेज की एपिथेलियल सेल्स को तो वो भी इलोंगेटेड आपको दिखेंगी, फ्लैटेंड दिखेंगी। द लंग्स मे बी श्रंकन, कंजस्टेड एंड ओइडमस। तो जो लंग्स हैं या तो आपको श्रंकन देखने को मिलेंगे, कंजस्टेड देखने को मिलेंगे, ओइडमस हो जाएंगे। ओडिमा दिखने को मिलेगा या एडिमा कहते हैं, एडिमा आपको देखने को मिलेगा। कंजस्टेड होगा जो लंग्स हैं एंड श्रंकन होगा, क्योंकि इतने अमाउंट ऑफ हॉट गैसेस एंड हीट का जो इफेक्ट है वो आपके लंग्स में भी पड़ेगा। और ये सारे आपको इंटरनल अपीयरेंसेस थर्मल इंजरीज़ के केसेस में, बर्न इंजरी के केस में देखने को मिलेंगे। हार्ट चेम्बर्स आर यूजुअली फुल ऑफ क्लॉटेड ब्लड। तो हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, हमें पता है। तो इन चेम्बर्स में आपको क्लॉटेड ब्लड देखने को मिलेगा। इंटरनल अपीयरेंस की हम बात कर रहे हैं तो इंटरनली बात करेंगे। हार्ट के जो चेम्बर्स हैं उनमें आपको ब्लड क्लॉटेड मैनर में रिकवर होगा। क्लॉटेड ब्लड आपको हार्ट के चेम्बर्स में मिलेगा। ब्लड इज थिक ड्यू टू हीमो कंसंट्रेशन, आई थिंक यस, हीमो कंसंट्रेशन की वजह से आपका जो ब्लड है हार्ट का या इंटरनल जो ब्लड है जो कि थिक हो गया है वो हीम कंसंट्रेशन की वजह से होगा। एंड इज चेरी रेड इन कलर।
चेरी रेड होगा कलर में ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑफ कोर्स अगर थर्मल इंजरी हो रही है, फायर का प्रेजेंस है या हॉट गैसेस का प्रेजेंस है, तो वहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जो ब्लड का कलर हो जाता है वो चेरी रेड हो जाता है, ब्लड थिक हो जाएगा, हार्ट के चेम्बर में क्लॉटेड ब्लड के ट्रेसेस, आपको क्लॉटेड ब्लड मिलेगा। हीट हेमाटोमा, ये दो एक और फैक्टर्स आते हैं, हीट हेमाटोमा एंड हीट फ्रैक्चर। तो हीट हेमाटोमा क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू रप्चर ऑफ वेसल्स। हेमाटोमा क्या होता है, सेम रप्चर ऑफ वेसल्स, और अगर ये जो वेसल्स है वो रप्चर होते हैं हीट की वजह से, तो हम इसे कहते हैं हीट हेमाटोमा। ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय हीट, येस ऑफ कोर्स इट इज़ कॉज्ड बाय हीट विद सब्सिक्वेंट एस्केप एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो एस्केप भी हम ब्लड का यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोएगुलेशन भी ब्लड का देखने को मिलेगा। तो कोएगुलेशन एंड एस्केप दोनों होगा। कोएगुलेशन क्यों होगा, क्योंकि हीट का एप्लीकेशन हो रहा है। एस्केप तो हेमाटोमा में ब्लड का एस्केप वेसल्स से होता ही है। तो जब हीट की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, ब्लड का एस्केप होता है, ब्लड का कोएगुलेशन होता है, तो ओवरऑल इस सिचुएशन को हम हीट हेमाटोमा कहते हैं। दिस इज अ सॉफ्ट फ्रायबल क्लॉट ऑफ लाइट चॉकलेट कलर, मे बी पिंक इफ ब्लड कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो आपके पास क्लॉटेड ब्लड है या हीट हेमाटोमा की वजह से जो ब्लड में चेंजेस आएंगे वो सॉफ्ट होगा, फ्रायबल होगा, और जो क्लॉट होगा वो लाइट चॉकलेट कलर का हो सकता है। चॉकलेट कलर इट मीन्स ब्राउन, कुछ खाने की चीज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लाइट चॉकलेट कलर का आपको ब्लड देखने को मिलेगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंस है तो उसमें स्लाइटली पिंक कलर भी आ सकता है। द क्लॉट इज़ नॉट सॉलिड, जैसे हमने बात करी, जो क्लॉट है वो सॉलिड नहीं है, क्योंकि वो जेली लाइक भी नहीं कह सकते, जेली से थोड़ा हार्ड है, सॉलिड से थोड़ा सॉफ्ट है। तो जो क्लॉट है वो सॉलिड नहीं होता, स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी क्लोजली रिलेटेड टू द साइट ऑफ हीट फ्रैक्चर, और ये क्लोजली रिलेटेड होता है साइट ऑफ हीट फ्रैक्चर। उन साइट्स में जहाँ पे हीट फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे आपको हीट हेमाटोमा देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पॉन्जी नेचर का क्लॉट होता है ये, तो ब्लड का एस्केप होता है एंड कोएगुलेशन होता है हीट हेमाटोमा में। हीट की वजह से ये होता है, इस वजह से हम इसे हीट हेमाटोमा कहते हैं। हीट फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर्स को ही, जो फ्रैक्चर्स हीट की वजह से क्रिएट हो गए होते हैं उन्हें हम हीट फ्रैक्चर कहते हैं। मोस्टली ये स्कल में एंड बोन्स में देखने को मिलता है, लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स में देखने को मिल सकता है। तो स्कल सबसे ज़्यादा वनरेबल एरिया होता है, तो स्कल में आपको हीट फ्रैक्चर्स ईजिली देखने को मिलता है। तो हीट फ्रैक्चर्स आर फ्रैक्चर्स may be produced by sudden concentration of muscle and as a result of heat. हीट की वजह से जब सडन कॉन्सेंट्रेशन होता है मसल्स में, तो उसकी वजह से जब फ्रैक्चर क्रिएट हो जाता है तो उसे हम हीट फ्रैक्चर कहते हैं। इसका भी कॉजेशन किस वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है। हीट की वजह से जब सडनली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उससे जब फ्रैक्चर क्रिएट होगा तो हम उसे कहेंगे हीट फ्रैक्चर। ठीक है, तो हीट फ्रैक्चर हमने कर लिया। ये लास्ट स्लाइड थी, तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इस वीडियो में पढ़ा। हीट फ्रैक्चर पढ़ लिया, हीट हेमाटोमा पढ़ लिया। हीट हेमाटोमा के पहले इंटरनल अपीयरेंसेस एज अ होल, ओवरऑल इंटरनल अपीयरेंस देखा। इसके अलावा प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड या एटीट्यूड ऑफ डिफेंस जो कि इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग एटीट्यूड जिसे कहते हैं, ये हमने देखा जो कि एक्सटर्नल अपीयरेंसेस में आता है। तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंसेस में आता है। इसकी जो मैं PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, PDF क्रिएट करके इन स्लाइड्स की, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्ली हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एंटीमॉर्टम बर्न इंजरी एंड पोस्टमॉर्टम बर्न इंजरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम बर्न इंजरी का डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।